good morning, all students. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर आ रही है और ये स्क्रीन विजिबल हो रहा है। यस सर। चलिए, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए और बस स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्क्रीन दिख रही है सभी को, सभी बच्चों को क्लियर? चलिए, ओके। तो पिछले टर्म पे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और उसके हमने फार्मूले भी बताए थे और हमने एक न्यूमेरिकल भी बताया था। तो आज हम उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आप लोगों ने पुराने वीडियो सभी बच्चों ने देखे होंगे, जिसमें मैंने उसको बहुत ही एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो जो फार्मूले थे एक बार मैं फिर से उनको लिख देता हूँ। फार्मूले जो पहला इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसको हम इससे डिफाइन करते हैं माइनस पी अपॉन एक्स और डी एक्स अपॉन डी पी, जहाँ आप जानते हैं पी है प्राइस और एक्स है डिमांडेड क्वांटिटी। फिर सेकंड जो फार्मूला आपका है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो ये हमने लिख दिया। इसको, इस साइन को एन नहीं कहते, इस साइन को ईटा कहते हैं, ईटा, ई टी ए। ये ग्रीक लेटर है, उसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। तो आपको इसको एन नहीं लिखना है, एन लिखेंगे तो फिर वो एन नहीं लिखना है आपको यहाँ पर। ये जो साइन है इसका नाम है ईटा। तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो P अपॉन एक्स लिखेंगे और डी एक्स अपॉन डी पी लिखेंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि प्राइस और डिमांड में, प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड में निगेटिव कोरिलेशन होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें, अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, या ये कहा जाए दूसरे शब्दों में कि अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करनी है तो जो सप्लाइड क्वांटिटी होती है उसका प्राइस के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन में जाएंगे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन अप्लाई किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं जनरली प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड गो अप एंड डाउन टुगेदर, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन आया हुआ है। ये आप इकोनॉमिक्स में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर एक आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई, आप जानते हैं ज़्यादा इनकम होगी तो व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कम इनकम होगी तो व्यक्ति कम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। यहाँ एक्स लिखेंगे और यहाँ पर आपका आई होगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। मोर इनकम, मोर प्रोडक्ट की डिमांड होगी। लेस इनकम, अगर कंज्यूमर के पास इनकम लेस है या पैसे कम हैं तो फिर वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ज़्यादा इनकम है उसकी, ज़्यादा कमाई है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे। इसलिए इन दोनों में ही पॉजिटिव साइन यहाँ पर लगाया गया है। तो ये थे आपके तीन मुख्य फार्मूले। बस ध्यान ये रखना है कि ये देखिए, ये वाले पे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है, इसके अलावा दोनों में प्लस रहता है। अब आपको एक प्रूफ हम कराने जा रहे हैं। ये प्रूफ पूछा जाता है, प्रूफ पूछा जाता है कि एम आर ए आर और 1 माइनस 1 अपॉन एन डी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एन डी ईटा डी। ईटा डी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। इसको ऐसे भी लिखा है। तो या तो ये प्रूफ आए
या ये आए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। तो आइए इसका क्या प्रूफ है हम इसको समझते हैं, आंसर इसका लेते हैं। तो आपको हमने बहुत पहले बता रखा है बच्चों, सभी को आवाज़ और ये विजिबिलिटी क्लियर है ना? चलिए चलिए ओके। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक ही प्रूफ पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट ये लिख देंगे कहेंगे प्रूफ करो, या वो लिख देंगे फाइंड रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड ND, ईटा डी। तो इनमें वो पूछ सकते हैं रिलेशन बताओ, या वो कह सकते हैं कि आप ये डायरेक्ट प्रूफ करो। तो दोनों में बात एक ही है। तो आइए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ लिखा, चूँकि हम जानते हैं डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन की बात करें तो प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांडेड क्वांटिटी। भाई प्राइस जो होता है यहाँ पर देखिए, प्राइस फंक्शन ऑफ डिमांडेड क्वांटिटी, मतलब एक्स में चेंजेस करोगे तो पी में अपने आप चेंजेस हो जाएगा, मतलब डिमांडेड क्वांटिटी के हिसाब से उसका प्राइस सेट होता है। ठीक है, जैसी क्वांटिटी डिमांडेड होगी उस हिसाब से। तो प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ एक्स को बदलेंगे तो पी बदल जाएगा, मतलब डिमांडेड क्वांटिटी बदलेगी तो प्राइस भी प्रोडक्ट का चेंज। तो आप जानते हैं रेवेन्यू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी एक्स, दिस इज रेवेन्यू, आर इज इक्वल टू पी एक्स। और एवरेज रेवेन्यू आप ये है टोटल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू हमने आपको पहले बता रखा है, इसको हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया पी। एवरेज रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू को एक्स से डिवाइड कर दिया जाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू में अगर हम बात करें एमआर, तो हमने आपको बताया था मोनोपोलिस्टिक के फॉर्म में, अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें आपको याद होगा मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमने आपको बताया था डीआर को किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, एक्स के रिस्पेक्ट में, और आर का मतलब टीआर है, और ये यहाँ कितना लिखा है पी एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स ब्रैकेट में पी एक्स। और इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, और मोनोपोलिस्टिक उन्होंने बताया था दोनों चीज़ें वैरी होती हैं, मोनोपोली कंडीशन में, मोनोपोली मार्केट में दोनों चीज़ें वैरी होती हैं, पी और एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी हो जाएगा। अब ये इतनी बार चीज़ें बता चुके हैं आपको कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता होंगी। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब अगर हम गौर करें तो हमने एमआर भी निकाल लिया है, और टीआर तो आपको पता ही था, एआर आपको पता था। आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करने वाला जो पॉइंट है वो ये लिखा है, प्रूफ करने वाला है एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 - 1 अपॉन ईटा डी। अब हम ये देख रहे हैं कि एम आर की वैल्यू कितनी है, एम आर की वैल्यू तो ये पूरी निकली, और ए आर की वैल्यू है आपकी पी, ए आर की वैल्यू आ गई पी, और ईटा डी भी लिख लेते हैं। ईटा डी क्या होता है, ईटा डी हम जानते हैं माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी, ये होता है हमारा। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा हमें मैनिपुलेशन करना है। एम आर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब एक सेकेंड बच्चों, अब इसमें हम खास बात देखें। देखिए एम आर हमने क्या निकाला, डी पी अपॉन डी एक्स। आप गौर से देखिए यहाँ पर ए आर लिखा हुआ है, ए आर का मतलब क्या है पी। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पी को कॉमन ले लेंगे, लेकिन आप देखेंगे पी तो दोनों में है नहीं। लेकिन अगर हम फोर्सफुली कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन पी, डी पी अपॉन डी एक्स। आपको याद होना चाहिए, जैसे कोई भी फैक्टर होता है 2x + 3 मान लीजिए, और आपसे कहा जाए x कॉमन लो। अब आप कहोगे सर x तो कॉमन हो नहीं रहा है, लेकिन अगर x आप फोर्सफुली कॉमन लेंगे तो 2 और 3/x लिख दिया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
मतलब ये कि जिसके पास x नहीं होगा, जिसके पास वो नंबर नहीं होगा, उसके साथ वो डिवीज़न के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया। अब जो आपको प्रूफ करने वाला है पॉइंट, वो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं। जो हमें प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1/ηd। अब P मतलब देखिए दो चीज़ें मिल गई, एक तो एम आर मिला, P की जगह मतलब ए आर लिख दिया। अब किसी तरह से अंदर कुछ चेंजेस होके ये ηd आ जाए, लेकिन आप जानते हैं ηd का फार्मूला क्या होता है, दिस वन। लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर है, इसमें XDP ऊपर लिखा हुआ है, मतलब जो यहाँ न्यूमरेटर में वो यहाँ डिनोमिनेटर में, जो यहाँ डिनोमिनेटर में वो यहाँ न्यूमरेटर। तो गौर से देखें तो हम ये पलट के यहाँ ये ले सकते हैं 1/ηd। देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हम इसको यहाँ पर ये लिखें इस प्रकार से 1/ηd, तो x ऊपर चला जाएगा, dp ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, dx ही आ जाएगा और माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज सिंपल प्रूफ ऑफ एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1/ηd। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को रहा है तो आप बस 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहला कि अगर उन्होंने ये लिखा एम आर ए आर और ηd में रिलेशन बताइए, तो आप रिलेशन निकालेंगे, तब तो आपको कुछ नहीं पता होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में सामने आपको दिया होगा कि आप ये प्रूफ करिए या ये प्रूफ करिए। तो सीधी सी बात है, हम अगले लाइन में लिखेंगे डिमांड फंक्शन जो होता है p इज़ ए फंक्शन ऑफ x, p इज़ ए फंक्शन ऑफ x होता है। तो उस केस में हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि एम आर की हमने वैल्यू निकाली, एम आर को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। एम आर को हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लिया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने एम आर का यही फार्मूला क्यों लगाया, उसका रीज़न ये है बच्चों कि इसी फार्मूले से वो प्रूफ होगा। तो हमें प्रूफ करने के लिए हमें यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, फिर हमने यहाँ पर p को कॉमन ले लिया, क्यों, p यहाँ पर ए आर है और इसकी जगह हमने ए आर लिख लिया। फिर हमारे दिमाग में आया कि किस तरह से ηd लाया जाए, और ηd का फार्मूला होता है माइनस पी ए अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी। इसको हमने अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी पर, और इसको फिनिश करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले टर्म पर चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है सप्लाई फंक्शन फॉर अ कमोडिटी, सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज x इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फाइंड the elasticity of supply when p इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन। देखिए सप्लाई फंक्शन आपको दे रखा है, तो सप्लाई फंक्शन है, तो सप्लाई फंक्शन में सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगेगा, और सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हम जानते हैं p अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपको देखिए फाइनल आंसर p के टर्म में चाहिए, वहाँ पर वैल्यू किसकी रखनी है, p की वैल्यू रखनी। सबसे पहले तो इसमें आप देखिए dx अपॉन डी को कैलकुलेट किया गया है, तो x को आप लिख दीजिए 2p स्क्वायर और प्लस 5, dx अपॉन डी कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा 4p, और प्लस का सॉरी ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बच्चों, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये आपका आ गया dx अपॉन डी दैट इज़ 4p। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो आप लिख दोगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू p अपॉन एक्स इंटू 4p। ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमको p इक्वल टू 3 निकालना है।
हमको P इक्वल टू 3 पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू निकालनी, और यहाँ P दो जगह और ये x है, तो इस x को भी हमें हटाना होगा, तभी तो हम वैल्यू रख पाएंगे P की। तो हम यहाँ रखेंगे P स्क्वायर 4 अपॉन x की जगह पर आ जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम यहाँ पर आसानी से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, प्राइस P इक्वल टू 3 है। 4 लिखा, 3 का स्क्वायर किया अपॉन 2 लिखा, 3 का स्क्वायर किया और प्लस का 5, 36 ये हो गया, 18 और 5 ये हो गया, 36 अपॉन 23। ये आपका निकला आंसर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एट P इक्वल टू 3 पर। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात कुछ नहीं थी, मेन बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, और जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपको ये याद रखना है कि इसमें हम इसमें आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर P है, यहाँ x है और यहाँ 4P है, तो हम किसके टर्म में आंसर चाहते हैं, तो वो हमें ये बताएगा। ये अगर यहाँ x लिखा होता तो हम पूरे P को x में बदलते, लेकिन यहाँ P लिखा हुआ इसलिए हमने x को P में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रकार से ये आंसर पूरा निकाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन दे रखा, डिमांड एज ए फंक्शन ऑफ इनकम y। तो ये क्वेश्चन है, द डिमांड x एज ए फंक्शन ऑफ इनकम y इज गिवन बाई। अब देखिए यहाँ पर डिमांड भी लिखा है और यहाँ इनकम भी लिखा, तो हम समझ गए कि ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। 30x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड। सबसे पहले तो आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन मतलब एक इक्वेशन टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ इनकम की, और बाद में आपको वैल्यू निकालनी है व्हेन y इक्वल टू 250, जब y क्या हो, 250 हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व। डिमांड फंक्शन तो हम लिखेंगे डिमांड फंक्शन 30x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। अब आप देखिए यहाँ x क्वांटिटी डिमांडेड और y आपकी क्या है, इनकम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है y क्या है, इनकम, और हम जानते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर p की जगह i, लेकिन अब i यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए होता फॉर्मूला ये है i अपॉन x और dx अपॉन dy, लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ ना तो i है ना तो यहाँ पर x तो दिया है, लेकिन यहाँ पर i नहीं है, यहाँ पर y दिया, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू y बाई एक्स एंड dy, y बाई एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका x, dx अपॉन dy। समझ गए होंगे बच्चों क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वही टर्मिनोलॉजी में हमें फार्मूले को रखना होगा। तो ये हमारा फार्मूला आया इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि इनकम के अनुसार डिमांड किस प्रकार से फ्लक्चुएट करती है, मोर इनकम मोर डिमांड, लेस इनकम लेस डिमांड। तो अब हमें ये चाहिए कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये तो फार्मूला लगाएंगे हम, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पहले dx अपॉन dy। तो आप देखिए यहाँ लिखा है 30x 10 प्लस 2y, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, सिंपली चूँकि dx अपॉन dy चाहिए तो हम इसको dx अपॉन dy के टर्म में पूरे के पूरे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dx अपॉन dy, तो यहाँ तो आप लिख दोगे 30 dx अपॉन dy, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 अपॉन 30,
और 1/15। आप बस इतना याद रखिए, जैसे x का आपको निकालना है y के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे dx/dy, और जब y का करोगे dy के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा बच्चों, dy का y के रिस्पेक्ट करोगे तो कितना जाएगा 1। मान लीजिए यहाँ y² लिखा होता, अब हम इसको करते तो क्या जाता है 2। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 2y और इंटू में लिख देंगे dy/dx। इस तरह से क्वेश्चन चलता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। dx/dy इजिकल टू 30 को 30 रखा, 10 का 0 हो गया, 2y का 2 लिख दिया, dx/dy 2/30 1/15। तो हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई, कितनी है इसकी वैल्यू 1/15। अब चूंकि हमें आंसर में गौर से देखिए, आंसर में हमें y चाहिए, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें x हट जाए, इसमें से पूरी तरह से x हटे। तो हमने y लिखा और x को हटाने के लिए यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 10 + 2y/30। तो हम यहाँ लिख देंगे x की जगह 10 + 2y/30 इंटू dx/dy। तो dx/dy की वैल्यू जो निकलेगी वो 1/15। फिर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप गौर से देखिए, हमने यहाँ पर 15 लिख दिया और ये पूरी की पूरी क्वेश्चन 2 से कटेगी, तो 2 5 + y/15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व हो के आएगा y/5 + y। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर गौर से देखा कि जो y निकला आपका वो कितना आया। देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू निकला y/5 + y। ये आपका आया एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन कहा जा रहा है ये वो चीज़ निकली जो पहले पार्ट में क्वेश्चन में पूछा ना, फाइंड द एक्सप्रेशन। ये देख लिखा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कह रहे हैं उसकी वैल्यू भी बताओ, कब, जब 2 = 250 हो, y = 250 हो। तो हम लिख देंगे ny और यहाँ लिख देंगे y = 250। यहाँ जाएगा 250/5 + 250 250/255 और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 50 5 1, ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको करना पड़ेगा। आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप फिर जाने कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अलग क्वेश्चन है। डिटरमिन द मार्जिनल रेवेन्यू for a demand curve which has infinite elasticity। कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू बताओ डिमांड कर्व के लिए जबकि इलास्टिसिटी क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो चूंकि डिमांड करवाया तो डिमांड इलास्टिसिटी होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिमांड इलास्टिसिटी। तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा जिसमें MR भी आता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आता है। तो वो फार्मूला अभी हमने लिखा था, MR = AR 1 - 1/𝜼D। ये फार्मूला हमने लगाया था, ये आपको याद होगा फार्मूला। ये फार्मूला एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दैट क्या दे रखा है कि 𝜼D जो है वो इन्फिनिटी है। तो आप ये जान लीजिए जब किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं MR AR, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी। ये हो गया MR, ये हो गया AR
और 1 माइनस ये आ जाएगा 0 और ये हो गया MR=AR। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू बताओ जब डिमांड कर्व विच हैज़ इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होने पर मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, थोड़ा सा लाउडनेस आ रही है। तो अब आप यहाँ पर ये जान के होंगे कि पुराने जो क्वेश्चनों में हमने डिस्कस किए थे, पुराने क्वेश्चनों में टोटल कॉस्ट हमने डिस्कस किया, एवरेज रेवेन्यू डिस्कस किया, टोटल रेवेन्यू डिस्कस किया, मार्जिनल रेवेन्यू डिस्कस किया, और एक हम क्वेश्चन यहाँ पर और आपकी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ले रहे हैं क्वेश्चंस। फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व। तो देखिए P=10 माइनस 3x माइनस 2x ये दे रखा। देखते ही आप समझ गए होंगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें, टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है। टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है और हमने आपको बताया था क्वेश्चन में दो तरह से चीज़ें दी होती, या तो रेवेन्यू दे देते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर रेवेन्यू नहीं दिया है तो आप जानते हैं R= क्या होता है PX। तो P की जगह ये पूरा रख देंगे आप। तो 10 माइनस 3x माइनस 2x² और इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10x 3x² एंड 2x³। ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू आप जानते हैं, इस टोटल रेवेन्यू को क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 10 आ जाएगा 6x एंड 6x²। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर लिखा, और आई होप ये आप जानते भी होंगे कैसे सॉल्व किया जाए। अब क्वेश्चन हम देखते हैं मैक्सिमाइजेशन पर बेस्ड। मैक्सिमाइजेशन का मतलब कि अब आप एक क्वेश्चन मैं लूँगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, फाइंड द आउटपुट x, ठीक है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म when total cost and total revenue are as follows। देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द आउटपुट x का मान बताओ जिसके लिए मैक्सिमाइज हो, क्या मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट। मतलब किस क्वांटिटी के प्रोडक्शन पर या किस क्वांटिटी के डिमांड पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, जबकि टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो TR जो है आपका, TC जो है वो आपको टोटल कास्ट दे रखा है और टोटल रेवेन्यू जो दे रखा है वो 21x माइनस x²। अभी तक बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और ये अलग है, तो इसको हम अलग तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। पहले ये क्लियर कर, प्रश्न पूछा है फाइंड द आउटपुट x बताना है आपको, जिसके लिए मैक्सिमाइज करना है। x की वैल्यू के लिए आपको किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन कौन सा है।
अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट फंक्शन तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ तो टोटल कॉस्ट दिया, टोटल रेवेन्यू दिया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकालना हो। तो प्रॉफिट आप जानते हैं, प्रॉफिट को पी से हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो पी नहीं तो बुक में जो एक साइन यूज़ किया गया उसे यूज़ करते हैं। बुक में साइन यूज़ किया गया है पाई। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी है 21x माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल रेवेन्यू इतना दे रखा और उसमें से टोटल कॉस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आप बहुत सिंपल तरीके से जानते हैं कि अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया है, तो हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं प्रॉफिट निकालें। तो जब हम इसे पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इस पे हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कर ले जाएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया -16। ये आपका निकल आया पाई। पाई का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, आउटपुट प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हो रहा है ये प्रोड्यूस क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी के प्रोडक्शन पर आपको पाई प्रॉफिट होगा। अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया, इसमें 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपको प्रॉफिट पता चलता जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें बताइए मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एक्स के किस वैल्यू पर पाई मैक्सिमम होगा। अब ये बन गया मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। अब मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 12 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, यही निकलेगा क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा। ये पहला आ गया डी पाई अपॉन डी एक्स। और सेकंड फंक्शन हमने बताया था डी पाई बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं 0। ये किसकी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम और मैक्सिमम की ये क्या है, कंडीशन। तो उस केस में जब हम इसको 2 12x 4x माइनस एक्स स्क्वायर और 0 रखेंगे तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसे हम इसको माइनस से इंटू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 2। तो देखिए माइनस तो हो नहीं सकता, प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी माइनस में तो जाएगी नहीं, तो किस में होगी 6 पर। तो अब थर्ड स्टेप में आप समझ गए होंगे क्या किया जाता है। अब ये आपको पता चल गया कि x और 6 पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा, कौन सा फंक्शन ये वाला, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा ये पता चलेगा हमें इस फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर। तो हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप पे लिखेंगे d2 पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 0 हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2x आया। अब मैंने आपको इसके बाद वाला स्टेप बताया था, क्या करते हैं इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा है वो जाके प्रीवियस वीडियोस को देखें, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू 6, अब हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो 4 माइनस 12 किस में आ गया, माइनस में। सो कंक्लूज़न क्या मिला, कंक्लूज़न ये मिला कि एट x इक्वल टू 6, एट x इज इक्वल टू 6 प्रॉफिट बिकम्स, देखिए माइनस आया ना, तो माइनस का मतलब मैक्सिमम। अब ये तो श्योर हो गया कि x बराबर 6 पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। आपको अगर वो हमसे ये पूछें, चूँकि उन्होंने ये तो हमसे पूछा नहीं कि प्रॉफिट कितना चाहिए, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड दी आउटपुट केवल पूछ रहे हैं जिस पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो। तो देखिए आउटपुट आपका कितना होगा, सिंपली आउटपुट जो हमने बताया आपको वो होगा x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 पर जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, और इसमें मैक्सिमम मिनिमा यूज़ हुआ।
मैक्सिमम मिनिमा क्यों यूज़ हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की बात आई है। एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे घर पर। फाइंड द प्रॉफिट मैक्स, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट if price is equal to q square plus 43 and cost 15 q square minus 20 q. Find maximum profit. Find maximum profit. ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। तो ये आपका एक प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करके आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर q इज इक्वल टू 81 आएगा। अब आपको सॉल्व करना है कि इस पर ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, क्या होगा। तो कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके कोर्स में जो मैंने आपको डिस्कस किए। अब आज मैं इन पर बेस्ड और क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे कि आप और क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअली अगर हम देखें अपने सिलेबस को, तो देखिए सिलेबस में देखिए अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, लग रहा है बहुत टाइम ले रहा है। तो हाँ, ये देखिए जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो एक सेकंड देखिए, इसमें हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव, अभी हमने पार्शियल डेरिवेटिव नहीं डिस्कस किया है। एक्चुअली जो कंटेंट हैं, कंटेंट को हमने अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट किया, लेकिन आपको पढ़ाया, सारे टॉपिक जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने ये डिस्कस कर दिया, मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस कर दिया, और डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का ये डिस्कस किया, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए। मतलब इनका एप्लीकेशन जो है, जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ते हैं तो उसी में उसका एप्लीकेशन भी शामिल हो जाता है, और मैक्सिमम मिनिमा सब इसी के अंदर ही कंसीडर किया गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, होमोजेनिटी फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम, ये और टोटल डिफरेंशियल। ये आपको इतना पोर्शन, फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है, आप ये समझ लीजिए दूसरे शब्दों में, कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंट टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ा, टोटल रेवेन्यू पढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा, मैक्सिमाइजेशन पढ़ा। अब हम लोग जानने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस पर पहले से ही भी वीडियो हमने कुछ बना रखे हैं, आप चाहें तो वो जाके उसको, चाहें क्या, उसको स्ट्रिक्टली आप लोग देखिए। अगर चाहते हैं ये पहली बार में ये पेपर आपका क्लियर हो जाए तो वो सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। लेकिन फिर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये यूज़ क्यों होता है। डिफरेंशिएशन तो देखिए वर्ड यहाँ भी आया, डिफरेंशिएशन वर्ड यहाँ है, लेकिन यहाँ इसके साथ में एक वर्ड और आ गया, क्या, पार्शियल। ये पार्शियल का मतलब क्या होता है, तो ये इसको पहले क्लियरफाई करें। पार्शियल का रियल मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय पार्शियल। पार्शियल को हिंदी में बोलते हैं आंशिक, थोड़े से रूप में। असल में आप ये जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू
एफ एक्स, मतलब y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, जहाँ x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन अगर अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि z इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब यहाँ और यहाँ अंतर देखिए क्या, यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट हो गए और एक डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है जबकि दो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस सिचुएशन में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। इसको और दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जैसे डिमांड है, डिमांड आप जानते हैं कई चीज़ों पर निर्भर करती है। डिमांड अभी हमने पढ़ा है इनकम पर निर्भर करती है, डिमांड अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है, डिमांड प्रोडक्ट के प्राइस पर निर्भर करती है। लेकिन जब हम डिमांड का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि डिमांड केवल प्राइस पर निर्भर करती है। इस केस में हम अदर चीज़ को कांस्टेंट मान लेते हैं, हमने इसको भी कांस्टेंट कर लिया और इसको भी कांस्टेंट कर लिया। तो इस सिचुएशन में हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई dx। लेकिन जब हम ये लिखते हैं कि डिमांड जो है वो इनकम पर भी है, ए पर भी है और पी पर भी है, उस केस में हम यूज़ करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तब यूज़ होता है जब फंक्शन में आपके एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। मतलब उसकी इक्वेशन अगर हम बनाएं तो उसमें इस तरह से लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक के इक्वेशन में केवल आप ये लिखा पाते थे कहीं बस। लेकिन अब देखिए इस इक्वेशन में क्या आ गया है, तीन आ गए, तीन वेरिएबल आ गए, एक z आ गया, x आ गया, y आ गया। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक चीज़ कई बातों पर निर्भर करती है, एक जो फैक्टर है वो कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो अदर को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो उसमें वेरिएबल दो से ज़्यादा होंगे, मतलब तीन होंगे। जैसे देखिए इसमें कितने वेरिएबल थे, दो, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल आ गए, तीन। तो जब दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज़ किया जाता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास एक डिपेंडेंट हो लेकिन इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो, IDV। ये देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से क्या है, ज़्यादा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो इस अवस्था में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर का वीडियो हम अभी अपलोड कर देंगे तो आप जाके वहाँ भी से फिर से समझ सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास अब यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो बताएं, तो मैं अभी 5 मिनट आपको देख लूं, अदरवाइज़ आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, बार बार समझें, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बस ये ध्यान रखें आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।